नमस्कार। आज के इस विशेष एनालिटिकल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और असामान्य कूटनीतिक घटना की केस स्टडी करने वाले हैं, जो हाल ही में दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान घटी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और जियोपॉलिटिक्स को समझने के नजरिए से ये घटना एक बेहतरीन स्टडी मटीरियल है। आखिर दुनिया के सबसे बड़े गुटों में से एक में ऐसा क्या हुआ, या यूं कहें कि ऐसा क्या नहीं हुआ, जिसने सभी विश्लेषकों को हैरान कर दिया। चलिए सीधा इस केस स्टडी में गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले हम दिल्ली की उस बैठक पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ब्रिक्स का स्वरूप कैसे बदल रहा है। उसके बाद हम ईरान और यूएई के बीच के असली टकराव को डिकोड करेंगे। चौथे भाग में हम समझेंगे भारत का कूटनीतिक संतुलन और अंत में करेंगे ब्रिक्स के भविष्य का एक मैक्रो एनालिसिस। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, दिल्ली की बैठक और वो जॉइंट स्टेटमेंट जो कभी आया ही नहीं। अब जरा सोचिए, जब भी ब्रिक्स जैसे बड़े वैश्विक गुटों की कोई औपचारिक बैठक होती है, तो अंत में एक संयुक्त बयान या जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना एक बेहद सामान्य सी बात है। ये एक स्थापित प्रक्रिया है। इस बार तो भारत खुद इसका अध्यक्ष था और दिल्ली में सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे। लेकिन बैठक खत्म होती है और कोई संयुक्त बयान जारी नहीं होता। दुनिया के सबसे चर्चित भू राजनीतिक गुट का बिना किसी बयान की अपनी मीटिंग खत्म करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक गतिरोध है। और इस गतिरोध के बीच एक और बड़ी बात नोटिस की गई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस अहम बैठक से गायब थे। उनकी जगह चीन ने केवल अपने एक राजदूत को भेज दिया। अब आप ही सोचिए, जब टॉप लेवल के डिसीजन मेकर्स ही टेबल पर मौजूद नहीं होंगे, तो आखिरी मिनट में अगर कोई सहमति बनानी भी हो तो वो कैसे बनेगी। कूटनीतिक जुड़ाव की इसी कमी ने इस डेडलॉक को सुलझाना लगभग नामुमकिन बना दिया था। लेकिन वांग यी की गैर मौजूदगी तो बस एक फैक्टर था। असली जड़ कहीं और है, और उसे समझने के लिए हमें सेक्शन 2 पर चलना होगा। ब्रिक्स का बदलता स्वरूप, कैसे ये सिर्फ एक आर्थिक गुट से एक जटिल भू राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 2009 में जब ये बना था, तब ये सिर्फ ब्रिक था। ब्राजील, रूस, भारत और चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका आया तो ये ब्रिक्स बन गया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुआ है वो है इसका हालिया विस्तार। अब इसमें ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। इस विस्तार ने ब्रिक्स को ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स और भू राजनीतिक वजन के मामले में तो बहुत विशाल बना दिया है। लेकिन इसी विशाल आकार ने भारी जटिलताएं भी पैदा कर दी हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल का फर्क देखिए। ब्रिक्स का मूल लक्ष्य था वैश्विक आर्थिक सिस्टम में सुधार करना। वो आईएमएफ, विश्व बैंक और G7 का एक ऑल्टरनेटिव बनना चाहते थे, विकासशील देशों की एक मजबूत आवाज। लेकिन आज की वास्तविकता क्या है? नए सदस्यों के आने से यह मुख्य रूप से एक भू राजनीतिक मंच बन गया है, जिसके अंदर ऐसे देश बैठे हैं जिनकी आपस में गहरी दुश्मनी है और जिनके ग्लोबल अलायंस एक दूसरे से बिल्कुल टकराते हैं। और यही विरोधाभास हमें आज के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आता है। सेक्शन 3, ईरान बनाम यूएई। ये वो कोर कॉन्फ्लिक्ट है जिसने उस संयुक्त बयान को निकलने ही नहीं दिया। इस कूटनीतिक पेच को समझने के लिए इन दोनों देशों की विदेश नीतियों को आमने सामने रखकर देखना होगा। एक तरफ है ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी अमेरिकी आधिपत्य और इजराइल का कड़ा विरोध करने पर टिकी है। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स एक खुलकर पश्चिमी विरोधी या एंटी वेस्टर्न ब्लॉक की तरह काम करे। और दूसरी तरफ है यूएई, जिसकी अप्रोच बिल्कुल विपरीत है। यूएई पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग रखता है, उसके लिए ग्लोबल ट्रेड और रीजनल स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है। यूएई किसी भी हालत में ब्रिक्स को एक एंटी वेस्टर्न सैन्य गुट में नहीं बदलना चाहता। इन दोनों की वर्ल्ड व्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। और ये वैचारिक लड़ाई कागज पर तब खुलकर सामने आ गई जब उस जॉइंट स्टेटमेंट का ड्राफ्ट पढ़ा जा रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि असली विवाद 2 पैराग्राफ्स पर था। पैराग्राफ 26 जो फिलिस्तीनी मुद्दे पर था, और पैराग्राफ 29 जो लाल सागर और मैरिटाइम सिक्योरिटी पर था। ईरान अड़ गया था कि इन पैराग्राफ्स में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं यूएई ने ठान लिया था कि वो ऐसी किसी भी भाषा को पास नहीं होने देगा जो उसके खुद के कूटनीतिक हितों के खिलाफ हो। अब आप शायद सोचें कि अगर सिर्फ 2 देशों में विवाद था तो बाकियों ने मिलकर कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल लिया। इसका जवाब है ब्रिक्स का डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, यानी सर्वसम्मति आधारित घोषणाएं।
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक भी सदस्य किसी बात से असहमत है तो वो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को वीटो कर सकता है। ईरान और यूएई की इसी खींचतान ने इस नियम का फायदा उठाया और पूरे ब्रिक्स के आउटपुट पर ताला लगा दिया। अब ऐसे में सोचिए मेजबान की क्या हालत हुई होगी। हमारा चौथा सेक्शन इसी पर है, भारत का कूटनीतिक संतुलन। एक मध्यस्थ के रूप में भारत कितनी दुविधा में था। भारत ने यहाँ अपनी एक बहुत ही कोर फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल किया, जिसे रणनीतिक संतुलन कूटनीति या स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है एक ही समय में कई विरोधी शक्तियों के साथ बेहतर और न्यूट्रल संबंध बनाए रखना। देखिए, भारत के लिए अमेरिका, इजराइल, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और रूस ये सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। ये एक बहुत ही नाजुक डिप्लोमैटिक टाइटरोप वॉक थी। तो भारत ने इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा? संयुक्त बयान तो आ नहीं सकता था, इसलिए भारत ने अकेले ही एक बहुत ही स्मार्ट चेयर स्टेटमेंट जारी कर दिया। इस बयान की चालाकी देखिए। इसमें भारत ने अमेरिका या इजराइल की कोई निंदा नहीं की, इसमें ईरान के स्टैंड का भी कोई सपोर्ट नहीं था, और सारी की सारी पश्चिमी विरोधी भाषा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भारत ने बस शांति से ये लिख दिया कि सदस्यों के अलग अलग विचार हैं, और पूरा फोकस डायलॉग, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लॉ पर शिफ्ट कर दिया। और भारत के इस न्यूट्रल स्टैंड के पीछे सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि बहुत ही सॉलिड इकोनॉमिक और प्रैक्टिकल कारण भी हैं। इसे देखिए, $5 बिलियन यूएई ने हाल ही में भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। इसके अलावा भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी यानी तेल और गैस के लिए मिडल ईस्ट की स्थिरता पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए अपने इकोनॉमिक पार्टनर्स, खासकर यूएई और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को स्टेबल रखना भारत के लिए पहली प्राथमिकता थी। तो अब तक हमने इस पूरी घटना की माइक्रो डिटेल्स को समझा। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इसका मैक्रो एनालिसिस करते हैं। सेक्शन 5, ब्रिक्स का भविष्य। ब्रिक्स की सबसे बड़ी समस्या आज उसकी महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच की खाई है। एक तरफ वो खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज और G7 का ऑल्टरनेटिव बताता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की इस मीटिंग ने साफ कर दिया है कि जब कोई बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आता है तो ये देश आपस में ही उलझ जाते हैं। इनमें नाटो या EU जैसी रणनीतिक सुसंगतता या स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस नहीं है। अगर ब्रिक्स ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर बटा रहा तो क्रिटिक्स के मुताबिक ये सिर्फ एक टॉकिंग शॉप यानी केवल बातचीत का मंच बनकर रह जाएगा। कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले स्टडी पर्सपेक्टिव से एक क्विक ट्रिविया। क्या आपको पता है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का मुख्यालय कहाँ है? यह चीन के शंघाई शहर में स्थित है। अक्सर एग्जाम्स में ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। और अंत में मैं आपको इस बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर ब्रिक्स प्रमुख वैश्विक संकटों पर एक मत ही नहीं हो सकता, तो क्या वो वाकई पश्चिमी देशों के संस्थानों को टक्कर देने का दम रखता है? दिल्ली की इस बैठक ने ब्रिक्स की अंदरूनी दरारों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अब सभी एनालिस्ट की नजरें आने वाले हेड ऑफ स्टेट समिट पर हैं। क्या वहां ये नेता अपने मतभेद भुला पाएंगे या ब्रिक्स की एकता महज एक भ्रम साबित होगी? ये तो वक्त ही बताए।